चलो, अरे आपको स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर आपको कोई बीच में डाउट हो ना तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, तो मेरी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो हम लास्ट क्लास में देखिए, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लीजिए। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, वो हमारा सिलेबस एडिशन और वेक्टर तक जा चुका था। ठीक है, वेक्टर क्या थे, क्या समझे थे, तो यहां से शुरू किया था हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में, दो साइड ट्रायंगल की गिवन होती है, थर्ड साइड का लेंथ निकालना होता है, थर्ड साइड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। और एंगल किसके साथ निकाल सकते हो, किसी भी एक साइड के साथ। हम जनरली प्रेफर करते हैं जो एडजेसेंट साइड है ए है, तो ए के साथ एंगल बताएंगे तो रिजल्टेंट का हमको एंगल का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन और तीन केसेस देखे थे। ए प्लस बी कब हो जाएगा डायरेक्टली, अगर सेम डायरेक्शन है। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी कब हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन है। और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब हो जाएगा, जब दोनों परपेंडिकुलर हो। तीन केसेस ही करे थे, सिंपल केसेस थे। इसके बाद हम देख रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक क्वेश्चन किया था छोटा सा, पैरेललोग्राम वेक्टर में देख रहे थे कि पैरेललोग्राम लो नहीं है, कुछ उसी का दूसरा फॉर्म है। सेम बात कहने का दूसरा तरीका है, क्योंकि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर रो से जो आंसर आ रहा है, तो पैरेललोग्राम लो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो अलाउड होता है, इट डज नॉट चेंज द वेक्टर। तो जब मैंने इसकी शिफ्टिंग की थी यहाँ से, ये जो था, ये जो साइड है, अगर ये यहाँ से, यहाँ ट्रायंगल था तो इधर इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बना सकता है। तो बस यही किया था हमने इसके अंदर, और पैरेललोग्राम लो के रिजल्ट भी सेम रिजल्ट आ रहे थे जो यहाँ पे थे, ये दोनों रिजल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था आपको एक करने के लिए। ठीक है, किया आपने लोगों ने? और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं अब, हाँ डायरेक्शन इसके लिए, हाँ इसके निकालने के लिए देखिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में आने वाला है, ये बताओ पहले। रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप बोलोगे कि ये आने वाला है, यही आएगा। तो ये हो गया आपका आर। आर का मोड निकालना मुश्किल नहीं है। आर का मोड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8, 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ कितना 60 डिग्री। तो ये तो आके आपका आर का मैग्नीट्यूड। सपोज ये एंगल मान लो, अब आपको देखना चॉइस आपके पास कि आपको आर का डायरेक्शन किसके साथ निकालना है, 8 के साथ या 10 के साथ, वो आपकी चॉइस होगी अब। ठीक है, सपोज मैं निकाल रहा हूं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा एंगल है, जल्दी आओ, ये मेरा एंगल है, तो मैंने सपोज इसको बोल दिया अल्फा। तो ए क्या हो गया, ए वेक्टर कौन सा हो गया 10, बी कौन सा हो गया 8, क्योंकि हम एंगल कहां से अपने जो स्टैंडर्ड में किसके साथ निकाल रहे थे हम, जरूरी नहीं है ना, कोई भी जो भी निकाल सकते हो, जिसके साथ भी निकालेंगे उसको ए वेक्टर बोल रहे थे, जिसके साथ भी अल्फा लिख रहे हैं उसको ए वेक्टर बोल रहे हैं। तो दिस विल बिकम योर ए वेक्टर, और दिस विल बिकम योर, सॉरी नॉट दिस, दिस विल बिकम योर बी वेक्टर। तो इसमें अब देखना होगा, जैसे टेंजेंट अल्फा लिख रहे थे ना, टेंजेंट अल्फा, तो ऊपर क्या आता था बी साइन थीटा, और नीचे क्या आता था ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे वो आपको हेल्प कर देगा। ऐसे कैसे हेल्प कर दिया, जैसे ही आपने अल्फा लिखा तो वही साइड वही ए है, उसके अंदर जिसके साथ अल्फा बना रहा है वो ए है। तो ए को क्या पुट करोगे यहाँ पे, ए को 10 पुट करेंगे, और बी को थीटा क्या है कोस थीटा 60 के साथ लोगे, तो अल्फा के कौन किसके साथ एंगल आएगा, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है उसके साथ आपका अल्फा एंगल आ जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड किया था हमने। 8 न्यूटन वाले के साथ लिखोगे तो 8 न्यूटन वाले के साथ इधर से कर दो, तो ए किसको लेना, फिर 8 को लेंगे और बी 10 को लेंगे, तो बी ऊपर 10 लिखोगे। आंसर बता दूं, आंसर तो निकाल सकते हैं। अगर आपका, मैं इसके लिए आंसर निकाल रहा हूं, अगर ये आप क्वेश्चन जो है इस तरीके से कर रहे हो,
कि ये 8 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, ये आपका आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है जो भी इनका आने वाला है, ठीक है। और मैंने इसको मान लिया, सपोज ये मेरा एंगल कोई भी एंगल, इसको एंगल आप ले लीजिए, सपोज बीटा ले लो, तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या आएगा, अब आएगा ऊपर न्यूमरेटर में 10, तो 10 और ये एंगल है 60 डिग्री पूरा, तो 10 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय में 8 प्लस 10 कॉस 60 डिग्री। इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वही आपको उसी फॉर्म में छोड़ देना, या कैलकुलेटर से एग्जैक्ट निकालना है तो कैलकुलेटर के साथ जा सकते हैं। अभी तक तो ये पढ़े थे, ठीक है। आपका कोई क्लास मिस हुआ क्या? कौन सा क्लास मिस हो गया? ऑनलाइन क्लास लगाई थी और रिकॉर्डिंग जो दी थी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लगाता हूँ, ऑनलाइन पे लगा। नहीं नहीं, यहीं लगी है क्लास सारी। मतलब कोई क्लास मिस हुई क्या? आपने लास्ट क्लास लगाई थी वेक्टर एडिशन? लास्ट नहीं लगाई है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि लास्ट क्लास का ही लिंक पे चला। आपको रिकॉर्डिंग है वहाँ पे ग्रुप में, आपका रिकॉर्डिंग है तो वो देखनी पड़ेंगे आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक आपको। चलो अब हम इस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक ब्लॉक आपके पास कोई भी एम मास का ले लो, इसके ऊपर आपने इधर फोर्स लगा दिया F इक्वल टू 20 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगा दिया F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 30 डिग्री। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, नेट एक्सटर्नल फोर्स, find the resultant of F1 and F2. Find the resultant of F1 and F2. Find the resultant, क्वेश्चन लिखिए बस ये, find the resultant of F1 and F2. and F2 वेक्टर, इन्हीं दोनों का पूछा है, वेट का नहीं है। वेट के लिए तो फिर मास भी गिवन देना पड़ेगा मुझे आपको क्वेश्चन के अंदर। बताइए, बता सकते हैं? तो आपके पास दो वेक्टर हो जाएंगे, एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है 10 न्यूटन का, और एक है उसके इस डायरेक्शन में, ये कितने का है 20 न्यूटन का। इनके बीच एंगल कितना है 30 डिग्री का। तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? आप इसको ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल से करोगे तो क्या करो, दोनों को फिर पैरेलल शिफ्ट करके ट्रायंगुलर पोजीशन में लेकर के आओ, ठीक है। और रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप, एक पैरेललोग्राम बनाओ, बहुत ही जो आपको एक अप्रोच है बस उसी को याद रखना है। एक पैरेललोग्राम बनाओ, और पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इसका सेम डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो कितना बोलोगे? तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वो निकालने के लिए, क्या बोलोगे इसको? रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, डायरेक्ट। ये आंसर आ जाएगा नेट फोर्स का। कितना लिख दोगे? ये हो जाएगा 500 इन दोनों का, तो यहाँ पे कितना आएगा
400√3/2, तो 200√3, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 200√3, और √3 कितना होता है, इतने न्यूटन आ जाएगी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन निकालोगे तो किसके साथ निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल सकते हो। ये ग्राउंड था डायग्राम में, जो वो था ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन निकालना है तो क्या करोगे, कोई भी एक 10 न्यूटन वाले के साथ ही एंगल लोगे फिर तो। अल्फा ले लिया वहां पे मैंने। अब इस अल्फा की वैल्यू लिखने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये डायरेक्शन के लिए है, ये वाला साइड में लिख रहा हूँ डायरेक्शन इसका, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा के लिए क्या लिखोगे, बी साइन थीटा। बी कौन सा है, जो अल्फा की साइड नहीं है, जो दूसरी साइड होता है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, बी साइन, हाँ बी क्या होएगा 20 न्यूटन। जो इस साइड है ना, ये ध्यान रखना, अल्फा वाली साइड तो होता है ए, और जो उसके दूसरी साइड होता है वो होता है बी, बगल वाला। तो अगल वाला ए है, बगल वाला बी है। इसको अगल बगल से ही याद रख सकते हो, ए से अगल, बी से बगल, ठीक है, सिंपल रहेगा। कौन सा ऊपर हमेशा याद रखना, वैसे ही याद रखना। तो आंसर आपका बहुत सिंपल मैनर में डायरेक्टली आ जाएगा। क्या लिखोगे, 20 साइन 30 डिवाइड बाय में 10 प्लस 20 कॉस 30। सिंपल है, इतना डिग्री, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता। ये जो अभी देखो, अभी मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद क्या है, आपके माइंड में डायरेक्ट हो जाया करेंगे, आपके माइंड में डायगोनल एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट निकल जाया करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उसका सम जो है माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाया करेंगे। अभी तो एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं ताकि प्रोसेस याद हो जाए आपको, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको ए बोल रहे हैं, किसको बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये निकल गया डायरेक्शन, और यहाँ पे निकाल लिया हमने मैग्नीट्यूड, दोनों पार्टों में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आपका आ गया, चले आगे। आगे देखो, इसको नोट कर लेना, बाद में ये मिल जाएगा आपको, पीडीएफ ही भेज दूंगा ग्रुप में। अगला टाइटल लिखो, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच, ये बेसिक नया फ्रेश टॉपिक है, लिखो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे एंगल, नहीं कोई भी दो गिवन वेक्टर हैं, जैसे मैं आपको ये दे रहा हूँ, एक वेक्टर सपोज मैंने बना दिया इधर, एक वेक्टर मैंने बना दिया इधर, ये तो कोई रैंडम वेक्टर है। तो सपोज ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल आपको फाइंड करना होता है, तो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझा देता हूँ कि कैसे आप फाइंड करेंगे। लिखिए इसके नीचे जो प्रोसेस है, कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन से एंगल को बोलते हैं। हाँ, इट इज द शॉर्टेस्ट एंगल, sorry, it is the shortest angle when two vectors are joined either head to head or tail to tail। ये लिख लीजिए, या तो उनको हेड टू हेड ज्वाइन करो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करो।
ऐसा। नहीं, समझा देता हूँ तो समझ आएगा। It is the shortest angle when the two vectors are joined either head to head or tail to tail। यहां पे बना के दिखाता हूं तो मैं, यहां देखो, इसको फिर से लेते हैं। क्या सिचुएशन में कर रहे हैं, मैंने कहा कि इन दोनों वेक्टर को कैसे ज्वाइन करना है, हेड टू हेड। या तो इसको उठा के ऐसा ले आओ, एक सिचुएशन तो ये बन सकती है हेड टू हेड, या इसको वहीं रहने दो, या फिर इसको उठा के ऐसा ले आओ, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको पहला जो प्रोसेस करना है वो इस तरीके का है कि आप जा रहे हो इस मैनर में कि हेड टू हेड और जॉइंट। अब देखो आपको दो एंगल दिख रहे होंगे कि सर इसमें तो दो एंगल बन जाएंगे। ऐसा है, एक तो ये वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, या फिर ऐसा, इस पूरा नहीं, ऐसा मान लो कि अब दो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन गया। तो कौन सा लिखा है मैंने, शॉर्टेस्ट। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको उनको हेड टू हेड जो या माइंड में करना है ये प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उठा के लेके आना है, आपको जस्ट जानना है तो आप अपने माइंड में ही ये प्रोसेस करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एंगल कौन सा आएगा ये बता दो जल्दी से। तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये जो है ये है थीटा आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। या फिर अगर आप बोलोगे सर इससे बेटर तो ये होता ना कि हम इनको ज्वाइन जो कर देते वो टेल टू टेल कर देते। दूसरा मेथड देखो, इसमें और आसान है कि अगर मैं इसको उठाऊं और इसके टेल टू टेल ऐसे ज्वाइन कर दूं। क्या किया मैंने, देखा, यहाँ पे ये एंगल था, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे इसको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया दोनों को। ठीक है, इसको भी यहाँ रहने दो। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा एंगल है, जो छोटे वाला एंगल है। एक ये एंगल है, ये है थीटा, तो दिस इज योर, ये वाला कौन सा है, इसको क्या बोलोगे आप, 360 माइनस थीटा। ये वाला नहीं लेना है, हमेशा आपको लेना है जो भी इन दोनों में से छोटा होगा। क्योंकि अभी ये अगर ये वाला थीटा अगर आपका मान लिया 210 आ गया तो दूसरे वाला छोटा, जो भी छोटा एंगल हो। ठीक है, तो एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 179.5 हुआ तो भी हो सकता है, और 179.9 हुआ तो भी हो सकता है। वैसे तो बहुत 180 मैक्सिमम है रेंज, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ये लिखो दोनों। क्या है मतलब हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन करने का मतलब क्या है वो बता रहा था। इस तरीके से दो मेथड है हमारे पास, या तो वो या फिर ये। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को समझ आया। यस सर। सर जैसे वो ट्रायंगल मेथड होता है वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, तो क्या हम कर रहे हेड हैं? टू, सर हम हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं ना ट्रायंगल मेथड में, तो वो नहीं कर सकते इसमें। नहीं, उसमें भी क्या कर रहे थे, हेड टू टेल एग्जैक्टली क्या देख, वो ट्रायंगल मेथड में जो बोल रहे थे ना, उसमें हम देखो एंगल कौन सा ले रहे थे, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो हम ये वाला एंगल ही प्रेफर कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब आप आगे लेके जाओगे ऐसा, तो ये टेल टू टेल ज्वाइन होगा, इसलिए आ रहा था वो। तो बेसिकली आंसर यही वाला है, आया समझ। ओके सर। ठीक है, कोई सेपरेट नहीं था, वो भी इसी का ही सब केस है कि आप क्या कर रहे हो, जब इसको आगे लेके जाओगे ऐसे तो आपको पता चलेगा कि इट इज द सेम एंगल व्हेन दे आर जॉइन टेल टू टेल। ठीक है, नहीं इसलिए बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि सर ये एंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमको तो लग रहा था कि ये वाला एंगल होना चाहिए था, तब मैंने यही लिया था। ठीक है, इसको बस बना लो प्रोसेस को कि कैसा है, ये स्मॉलेस्ट है ये लिख देना। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, स्मॉलेस्ट ऑफ टू।
समझ आ गया? अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको जो दिए होंगे ना वो सेम इसी फॉर्म में दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम आपको डायरेक्टली दिख जाए। क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इनके बीच। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? ए वेक्टर 45 डिग्री। बी वेक्टर। हाँ, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कैसे कर रहे हैं हम। आप क्या करोगे, इस फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, जब आप इसको ए को शिफ्ट करके आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि बी को यहीं रहने दो और ए को थोड़ा सा अगर शिफ्ट करोगे पैरेलली तो ए को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे ले आए बस ए को उठा करके, तो आपको ये पता चल जाएगा ये आपका 135 था, तो ये कितना होगा 45, और अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ दे हैव बीन जॉइंड टेल टू टेल, तो दिस विल बी, ये जो है ये आपका एंगल हो जाएगा, ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, आप डायरेक्शन देखो, ए का डायरेक्शन किधर था, इधर था, और बी का डायरेक्शन किधर था, इधर था, तो उनके बीच जो एंगल होता है वही एंगल होता है, ये चेक करना होता है। सिंपल, आप माइंड में अगर ये प्रोसेस याद भी नहीं रखो, अपने माइंड में एरो को प्रोड्यूस कर दो आगे, और इसके एरो को प्रोड्यूस कर दो, जब जब जो छोटा एंगल आएगा वो आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें आर वेक्टर ए वेक्टर को राइट साइड पैरेलल शिफ्ट करके कर सकते हैं? हाँ, ए वेक्टर को राइट साइड पैरेलल शिफ्ट करके? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसमें देखो, अगर आप बोल रहे हो इस तरीके का ना, देखो यहाँ पे ये वाला ना, यस सर। हाँ तब भी कर सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपको इनको ज्वाइन करना है कैसे, अभी देखो, अभी यही एंगल आएगा 45 फिर से, छोटे वाला एंगल, यस सर। तब भी सेम ही आंसर आएगा अगर आप ऐसा चाह रहे हो। या एक तरीका और है कि इसको ना मूव करो, बी को मूव कर लो, तब भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसको थोड़ा सा आपकी चॉइस है वो कैसे करना है। ठीक है, आप इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके कर सकते हो तीनों, वो मैं इसी में ही दिखा दिया अलग अलग फॉर्म। चले आगे, एक दो क्वेश्चन और लिखो। इसमें रहेगा ये P है, ये Q है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q? P वेक्टर एंड Q वेक्टर, अब क्या बोलोगे? 150 डिग्री। 30 डिग्री, 150 या 30, सोचो आराम से, टाइम लो अपना, देखो आंसर इज 150। समझ आया कैसे है? ये है बस, क्योंकि एक बार बस दिखने में है कि आपको एकदम से एंगल, अगर थीटा वहां पे जो कैलकुलेशन है इसका रिजल्टेंट वेक्टर का, वहां 30 ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। अब आप इसको करने के तरीके हैं, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप बोलो कि इसको एक तो इस तरीके से किया जा सकता है कि इसको उठा के ऐसा ज्वाइन कर दो, अब आपको दिख गया कि 150 क्यों है। ठीक है, यहाँ पे लेके आओगे तो दिख जाएगा आपको कि 150 होना चाहिए एंगल, या इससे बेटर है कि इसको मूव कर दो, सॉरी क्या नहीं, सिर्फ इस वाले को मूव कर दो, ये तो अब टेल टू टेल ज्वाइन हो रहा है। अगर इसको ऐसा मूव कर दोगे आप तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। या एक तरीका ये है कि इसका डायरेक्शन देख लो इधर है और उसका डायरेक्शन उधर है, उनके बीच जो एंगल होता है उसी को उनका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं।
ऐसा भी याद है, मतलब तरीके हैं, आपको जो भी मोडेलिटी समझ आए। सबसे बेटर होता है ये वाला कि आप अपना डायरेक्शन देखो, क्योंकि इससे आप इमेजिन कर रहे हो, आप कोई मेथडोलॉजी फॉलो नहीं कर रहे हो, बार बार नहीं देख रहे हो। आपको दिख रहा है कि ए का एक्शन इधर हो रहा है, सॉरी क्यू का, पी का इधर हो रहा है, तो उन दोनों के बीच दिस शुड बी द एंगल बिटवीन देम, तो आपको समझ आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप इस तरीके से कर दो, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, तो ये जो एंगल होगा दैट इज 150 डिग्री, तो ये आपका होगा आंसर। यहीं पे डायग्राम में बस शो कर सकते हो, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दिया, 2-3 तरीके हैं कि डायरेक्शन के साथ जाओ या कैसे भी जाओ। तो जब भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के लेना, क्योंकि अगर थीटा गलत हुआ रिजल्टेंट गलत आएगा, फिर रिजल्टेंट गलत आया तो आपका थीटा का डायरेक्शन एंगल भी, क्योंकि वहां भी साइन थीटा लेना है। जैसे 150 डिग्री, अगर कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव आने वाली है सेकंड क्वाड्रेंट में, और जबकि आप अगर 30 पुट करते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी। तो आपके दो रिजल्टेंट का वेरिएशन बहुत आएगा, एक में तो +2ab आएगा और एक में -2ab कोस थीटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना उनको लेकर। अगला टाइटल लिखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आसान सा टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन किया था हमने, क्या दो लो थे, ट्रायंगल लो और वेक्टर आएगा, मल्टीपल वेक्टर में जाएंगे, अभी दो ही को ऐड करना सीखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखो बहुत आसान सा टॉपिक है। क्या करते हो आप इसके अंदर, आपको करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही पूछा गया आपसे, लिखिए मतलब एक बार समझ लीजिए इसको। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने को बोला गया। सबसे आसान तरीका ये कर दो, आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, आपको एडिशन तो आता है। ए वेक्टर पता है, बी पता है, तो माइनस बी भी पता होगा। तो ए और माइनस बी को ऐड करना और ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना, दे आर सेम थिंग। यही होता है। आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, 5 में से 3 माइनस करो, तो आप बोल दो कि 5 में -3 ऐड करो, तो वही चीज यहां पे लिख दिया है कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका इट इज सेम एज ए में माइनस बी को ऐड करने के इक्वल है। ठीक है, यहां लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये कैसे करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये अब अंग्रेजी लिखनी है तो अंग्रेजी भी लिख लो, काम तो आने नहीं है, लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज सेम एज एडिशन ऑफ वन वेक्टर इन द नेगेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर। यही है, लिख लो उसको अगर लिखना चाहते हो। ये हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर is nothing, subtraction of two vectors is nothing but addition of first vector in the negative vector of other, negative vector of second। यही है, एडिशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द नेगेटिव वेक्टर ऑफ सेकेंड। अब इसको अगर ग्राफ पे भी करोगे तो ग्राफ पे तो आपको और आसान लगेगा, मतलब ग्राफिकल नोटेशन के साथ करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा प्रोसेस। क्या करोगे, ए वेक्टर बनाओगे, पहले तो ए बना लो, ये सपोज हो गया आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर बना लो, बी वेक्टर, ये आपको गिवन है, और आपको क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। दो वेक्टर गिवन है, दोनों के बीच एंगल कितना गिवन है, कुछ गिवन होगा थीटा, मतलब ये भी गिवन है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है को बोला गया आपको,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को फाइंड करो। यही आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दो वेक्टर गिवन होंगे, उनके बीच एंगल गिवन होगा और आपको माइनस करने को बोला गया। आपको क्या बताया, आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो आपको माइनस बी निकाल लो। ये होगा आपका माइनस बी इस साइड, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर पढ़े थे हमने, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसका जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, ये दोनों लेंथ सेम होंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ किस पे लगेगा, आपको किस किस को ऐड करना है, आपको ऐड करना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन आता है आपको, कहाँ आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इधर आप पैरेललोग्राम लॉ बनाओ तो बहुत ही सिंपल मेथड से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा ये आने वाला है इस साइड। ये क्या आ जाएगा आपका, ये जो वेक्टर है ये आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आपको बी माइनस ए करना हो तो ए को उल्टा ले लो और फिर पैरेललोग्राम कहाँ बनेगा, अगर बी माइनस ए करना है तो ए को उल्टा लो, फिर पैरेललोग्राम ये वाला बनेगा। तो बेसिकली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव वेक्टर करो, इसके आगे नेगेटिव लगाना, बी माइनस ए हो जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव इधर, वो क्या हो जाएगा बी माइनस ए। वैसा भी कर सकते हो, आपको तरीके बस सोचने, क्योंकि आपको एक कंस्टेंट नहीं रहना कि हमेशा ऐसा, थोड़ा सा माइंड ओपन कर, धीरे धीरे खुलेंगे ये चीजें, अडेप्ट हो जाओगे, माइंड में ही कैलकुलेशन होने लगेंगे। अभी इनिशियल फेज है तो आप बहुत आराम से चल रहे हैं चीजों को लेकर। देखो इसको बनाओ, इसको डायग्राम। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर इसमें एंगल 180 माइनस थीटा लेंगे या थीटा ही लेंगे? अभी एंगल ए और हमको किसको ऐड करना है, इट इज हमको ऐड कर रहे हैं ए वेक्टर में माइनस बी ऐड कर रहे हैं, तो हम बी से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक ए वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर है, उन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो आपका जो एंगल होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, एंगल आपका थीटा नहीं होगा, एंगल क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा होगा। दिस वुड बी योर एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये जो टर्म आएगा। वहां दिखाओ एंगल वो पाई माइनस थीटा। अब अगर मैं निकालूं a माइनस बी का मोड निकालने को बोलूं आपको मैं, देखो अब मैं अगर पूछूं कि a माइनस बी का मोड कितना आएगा, a माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट तो यही है ना a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको मैग्नीट्यूड a भी पता है, मैग्नीट्यूड b भी पता है और एंगल भी पता है, कितना है पाई माइनस थीटा, और यही तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आप सीधा लिख दोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखते रहो इसको, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ये कहाँ पढ़ा है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा नेगेटिव, और पाई है तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में। बस ये इतने की जरूरत पड़ती है हमको मैथ्स की, जो यहाँ पे पढ़ रही है, ताकि ये और ना लगे आपको आगे समझिए। तो आप इसको लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और थीटा किसके बीच एंगल था, ए और बी के बीच का एंगल है। तो हाँ बता देता हूँ कोस थीटा कैसे आया हमारा, ये आइडेंटिटी यूज किया ना मैं, यहाँ लिख लेना कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है। लिख दे रहा हूँ, चीजें बहुत सिंपल हैं, आज उलझे मत रहो।
यहाँ लिख लो, ब्रैकेट में लिख देना, cos ऑफ पाई माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू, सॉरी, माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस आया। तो आप रिजल्ट ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, क्योंकि ये रिजल्ट याद रखने से क्या होगा, आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बस किसके बीच एंगल चाहिए, ए चाहिए। इस आंसर को फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ए चाहिए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी चाहिए तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी तो है ही है। कोस थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी का। तो आपको बस यहाँ क्या लेके आना है, ये माइनस। तो मतलब ए और माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो वेक्टर को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और एंगल किसका रहेगा, वो ए और बी के बीच का ही। और ऐड कर रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये देखो थीटा अपने आप पे ध्यान रख लो, कुछ चीजों का ये अपने आप ध्यान रख लेगा। ये अभी भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, या ये अभी भी क्या हो सकता है, क्योंकि ये अगर मान ले 120, अभी भी 120 आया तो पॉजिटिव, फिर ओवरऑल टर्म ऐड भी हो सकता है। तो आपको वो सब चीजें इन्हीं पे छोड़ देनी है, कुछ चीजें इन पे छोड़नी पड़ेंगी थीटा पे, क्योंकि स्टिल दिस वैल्यू, अगर ये मान लिया जो थीटा ओरिजिनल थीटा, अगर ये वाला थीटा आपका ओरिजिनल थीटा ही 120 होता तो पाई माइनस थीटा कितना होता, 60। तो फिर ये माइनस क्या आता, फिर नहीं आता आपका, क्योंकि यही वैल्यू कितनी हो जाती, बस 6, हाँ 90 से छोटी हो जाती। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर कि कहाँ ऐड होगा कहाँ। बस आपको ये याद इस फॉर्म में रखना है कि a माइनस बी का मोड निकाल रहे हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड स्टिल थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, क्योंकि a और b को ही माइनस सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आप ये पूरे लेक्चर देखोगे, ठीक है, पिछला सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, तो ये क्लियर होगा, क्योंकि आपके फेस से ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ये सब डिराइव करेंगे, ये सब फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है कि हवा से लिख रहा हूं मैं, और बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल चीजें भी नहीं। आरव समझ आया? यस सर। ठीक है। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, किसके साथ निकाल लोगे, ए के साथ निकालनी है तो ए के साथ, बी के साथ निकालनी है तो बी के साथ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर डायरेक्शन में माइनस बी का तो कोई रोल नहीं है ना, डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर का तो कोई रोल नहीं है ना। नहीं, आप इसका बी का मैग्नीट्यूड ही लेना ना डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये एंगल निकालना आपको, ये आया इसका मैग्नीट्यूड। अब सपोज ये आपको पता, ये डायरेक्शन, आप इसको बोल दो, सपोज ये है कोई एंगल गामा, डेल्टा बोल दो इसको। तो टेंजेंट ऑफ डेल्टा क्या लिखोगे आप, टेंजेंट ऑफ डेल्टा में आप लिखोगे बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि उनके बीच का एंगल लिखना है, सॉरी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसा भी लिखोगे। मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ। सपोज आप ये एंगल यहाँ पे दिखा लो, आप डायरेक्शन लिखना जो चाह रहे हो वो लिखना चाह रहे हो इसके साथ, ठीक है। अब ये आपका एंगल अल्फा है, ये किसके लिए है, यहीं पे दिखा लेना, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी किसके साथ, विद ए वेक्टर, ये निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी विद ए वेक्टर। तो क्या लिखोगे, खुद ही दिमाग में बताओ पहले। बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा, वही एंगल चलना है। बस वहां थीटा था, यहाँ माइनस थीटा, आंसर आपका सिंपल आ जाएगा। तो अगर आंसर के टर्म में लिखूं तो टेंजेंट अल्फा, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के साथ जाओगे तो आप बोलोगे बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड है तो साइन का नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अगर आपको सिर्फ थीटा के टर्म में जाना है कि सर ए बी पाई माइनस थीटा के टर्म में क्यों है, इसको थीटा में रिड्यूस कर दोगे, ऊपर क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी
cos थीटा। क्यों बन जाएगा? बेसिक क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी। तो वहां पे भी माइनस कर दो और दोनों रिजल्ट में अल्फा के क्या याद क्या रखना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। फिर आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि दो जगह अगर आपको ए और बी पता है और डायग्राम से तो क्या एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा किस साइड जा रहा है, अगर डायग्राम बना के तो करोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको फॉर्मूला वाइज करना है तो क्या करना है, बस यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो। एंगल फिर थीटा किसका रखो? ए और बी के बीच का ही। फिर आप पाई माइनस थीटा ऐसा, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा से ही जा करके यहाँ पे ये माइनस आया, ये माइनस आया। सेपरेटली कुछ हमने अलग से नहीं किया, सिंपल है। कहाँ पे? ये हाँ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? यहाँ माइनस क्यों आएगा? अभी वो तो बाद में आया ना जब रिप्लेस किया। इसलिए तो बोल रहा हूँ एडिशन ही है वो। हम क्या कर रहे हैं, ए में माइनस बी को ही ऐड कर रहे हैं, वो तो एडिशन ही रहा ना। देख लो ऊपर, ये देखो, इसमें इससे समझ आएगा। ये तो ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर, इसको सी बोल दो, चलो सी वेक्टर बोल दो। अब तो ठीक है, ए और सी वेक्टर को ऐड करना है, अब ठीक रहेगा। सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ माइनस अपने आप आए या नहीं आए उससे तो क्या लेना देना है, हमें तो नहीं लिखना ना इनिशियली। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सी वेक्टर लिख दो, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का, और ये एंगल किसके साथ होगा, ए और सी के बीच, वही लिखा है। तो यहाँ पे पहले से तो ना लगाऊं माइनस या प्लस, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है फॉर्मूला की वजह से। इसको मैं रिड्यूस कर दिया इसके। ये क्यों किया मैं प्रोसेस पता है, ताकि हमें बार बार माइनस बी का डायग्राम ना बनाना पड़े, क्योंकि हमें ए पता है, बी पता है और उनके बीच एंगल पता है, तो ये सारा इक्वेशन उन्हीं के फॉर्म में आ गया। जैसे ए और बी को ऐड करते थे वैसे ए और बी को माइनस करना है तो उनका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करो, फाइंड ए प्लस बी। अच्छा, बोल्ड में लिखा रहता है तो वेक्टर होता है। दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं बुक्स में जो आपको दिखती है, या तो वो कैरेक्टर बोल्ड में लिखा होगा या फिर एरो लगा ही होगा, ठीक है। सबसे सुटेबल है कि एरो लगाओ। कुछ जगह वो बोल्ड में लिखा रहता है, मतलब ये वेक्टर है। ये आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा, आईआईटी में भी, पेपर में भी मिल सकता है कि बोल्ड में लिखा हुआ मिल सकता है। फिर ये मत सोचना एरो नहीं लगा तो वेक्टर नहीं होगा, है वो वेक्टर। ए प्लस बी, ए माइनस बी करना वेक्टर। सिंपल बताओ, ए प्लस बी कहाँ आएगा इसी डायग्राम में, बताओ कौन सा लोग प्रेफर करोगे? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉस लगाओगे तो ए प्लस बी कहाँ आएगा, तो सीधा ये पता चल जाएगा, दिस विल बी योर ए प्लस बी, ए प्लस बी वेक्टर। एंगल भी आ जाएगा इसका, सपोज ये एंगल आपका अल्फा, तो हाँ ए प्लस बी वेक्टर, और इसका ये कंप्लीट वेक्टर लिख दिया मैंने, ए प्लस बी वेक्टर। तो इसका क्या लगा रहा हूँ, मोड लगा रहा हूँ। तो उसको ए मोड और बी मोड मत लिख देना, सबसे बड़ी गलती होती है ये लिखना कि सर ये तो यही हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का एडिशन नहीं है, ये कब होता है जब दोनों वेक्टर बस पैरेलल हो तब ऐसा होगा। रूट ऑफ कितना आ रहा है, ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 हाफ होता है तो ये हो जाएगा, तो बेसिकली रूट ऑफ 37 आ जाएगा ये। डायरेक्शन कैसे, अगर ये अल्फा निकालना आपको तो टेंजेंट अल्फा कितना आएगा,
बी कितना है 3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। साइन 60, तो बी साइन 60 अपॉन ए कितना है 4 प्लस 3 कॉस 60, इसका आंसर आ जाएगा। एंगल भी बता सकते हो, एंगल विद ए है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ एंगल आया है। ये पूरा मिला कैलकुलेट करके a माइनस बी, हाँ a माइनस बी में क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी निकालना है, पहले तो डायग्राम पे देखो, डायग्राम पे a माइनस बी कहाँ आएगा, डायग्राम पे a माइनस बी कहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस बी, ध्यान से देखते रहो अभी इसको, ये जो वेक्टर है ये आ गया माइनस बी। अब आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। पैरेललोग्राम लॉ के लिए एक पैरेललोग्राम बनाओ जो इनसे बनता हो। तो ये क्या, ये वेक्टर कौन सा आ गया, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये डायग्राम में दिखा सकते हो आप, अपना सेपरेटली बना लो थोड़ा सा तो दिख जाएगा। ए माइनस बी आ गया, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका लेंथ, ये वाला लेंथ बताना है आपको, क्या आएगा ये वाला लेंथ। आपको देखो दिखने में भी छोटा लग रहा है वैसे तो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा है। ए माइनस बी ए प्लस बी से भी बड़ा हो सकता है, वो मैंने बताया ना, माइनस जो बीच में है वो कई बार पॉजिटिव साइन ले सकता है ओवरऑल, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चीजों को। आप अपने फंडामेंटल के साथ चलो। तो a माइनस बी के मोड का जो फॉर्मूला है वो बताओ, अभी जो बताया था। तो आप बोले थे बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी, इसी तरीके से याद कर लो, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी, और यहाँ रहेगा माइनस। तो आपका आंसर सिंपल आ जाएगा कितना, ये बन जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ पे बन जाएगा कितना 12, तो आंसर आ जाएगा √13, इतने यूनिट आ जाएगा। क्या निकालना है, अच्छा एंगल वो निकाल लो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ पूरा। हाँ जो भी वो कैलकुलेटर से आएगा, ऐसा नहीं दे सकते। हाँ आपको उसी फॉर्म में इनवर्स करके लिख लो। कितना आंसर आया ये 3√3/11। तो आप जो इसको अगर ये छोड़ोगे, इस आंसर को ऊपर से छोड़ोगे, तो आप अल्फा को इस तरीके से लिख देना बस, टेंजेंट इनवर्स 3√3/11, इतना लिख के छोड़ो। a माइनस बी के लिए एंगल अभी मैंने बताया था आपको, a माइनस बी का एंगल, सपोज ये एंगल बीटा है, नहीं जो दिख रहे हैं क्या आपको इक्वल, नहीं भी लग भी नहीं रहे हैं। ए और बी का एंगल कैसे निकालोगे आप अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट बीटा, आप क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये देखो ऊपर वाले पेज पे ये वाला, ये है ना लिखा था अभी पीछे वाले पेज, वहां से देख सकते हो डायरेक्टली जा करके कि आंसर इतना ही आएगा। तो इससे आंसर निकाल लो, कितना अब कितना आएगा, न्यूमरेटर तो 3√3 रहने वाला है, अपॉन 5 आ जाएगा। तो बीटा कितना आ जाएगा आपका, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3√3/5। इस तरीके से आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हो, सिंपल है। एक पेड़ और ऐड करता हूं, लिख लो आप अपना, कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को। अच्छा बस सीधा बताओ मुझे, b माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सीधा देख के बस, मैग्नीट्यूड √13 ही आएगा, और डायरेक्शन इसके a माइनस बी के अपोजिट। ये देखो ना, a माइनस बी का b माइनस ए का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। यहाँ देख लो, अगर मैं b माइनस ए करूं तो वो तो यहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरा b माइनस ए। ये क्या है, इसके तो
इसका नेगेटिव वेक्टर है, बस यही तो है, नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड इक्वल, तो जो बी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नीट्यूड बी माइनस ए का भी होता है। ये मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन आर अपोजिट। अब नोट में एक दो पॉइंट लिखो। अब अगर मैं देखो नोट में कैसे बता रहा हूं, इसी से लेके चलता हूं, जो ऊपर पड़ा है ना ये वाला, इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि समझ आ जाए। अभी बनाना मत, आप पहले नोट एक बार देख लो कि क्या बोलने वाला है, उसके बाद आप लोग करना। हम लोग जब ये कर रहे थे, अभी आपने जो समझा a माइनस बी ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, इसमें कुछ चीजें होंगी। अगर मैं a प्लस बी निकालने का बोलता तो आप क्या करते? आप बोलते ये वाला पैरेललोग्राम बनाए, a प्लस बी कौन सा वेक्टर आता? ये वाला वेक्टर। आप बोलते कि a प्लस बी आ जाता, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाता। इसको रहने देते हैं। अब मैं आपको एक शिफ्ट करके दिखा रहा हूं, एक चीज दिखा रहा हूं। ये अगर मैं इसको यहां से उठाऊं और यहां रखूं, कुछ पता चला? पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज होता है? नहीं होता है। तो मतलब कि जो रेक्टेंगल बनेगा ना आपका, उसका एक डायगोनल a प्लस बी है तो दूसरा डायगोनल क्या है? a माइनस बी है। ये ध्यान रख सकते हो आप। कुछ किया नहीं मैंने, बस इसको उठा के अगर मैं यहां रखूं तो आपको एग्जैक्टली वो पता चल गया, इसी वजह से मैं उसको कॉपी करके लेके आया था, ताकि वो एग्जैक्ट पता चले कि a माइनस बी का लेंथ वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम, हाँ इक्वल तो नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर होता तो इक्वल भी होते हैं। फिर वो माइनस 2ab cos थीटा नहीं आता और प्लस 2ab cos थीटा भी नहीं आता, तो क्या आता अगर स्क्वायर होता? तो a प्लस बी भी क्या होता? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी भी क्या होता? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, नहीं एंगल तो चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज मतलब एक एंगल अल्फा लिखोगे ना आप, किसके साथ कौन सा बना रहा है, वो तो आपको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के केस में क्या? डायगोनल, डायगोनल तो इक्वल होंगे। एंगल कितना रहेगा दो वेक्टर के बीच रेक्टेंगल में? 90 रहेगा ना। कोस थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाले जो टर्म आ रहे थे, ये वाले जो टर्म है ये तो गायब हो जाएंगे ना, ये वाले टर्म नहीं आएंगे, ये जो है ये जो आ रहे हैं, और ये प्लस वाले में भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बस रूट ऑफ, तो प्लस करो या माइनस करो, डायगोनल की लेंथ सेम आएगी। नोट में क्या बताना चाह रहा था वो सुन लो पहले। नोट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहला पॉइंट, कि जो है दो डायगोनल होते हैं ट्रायंगल के, एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है सम को और एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड डायगोनल। ठीक है, लिखो नोट में लिखो, इन अ पैरेललोग्राम, नोट के अंदर लिखो आप लोग, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन अ पैरेललोग्राम if one diagonal represents sum of two vectors, if one diagonal represents sum of two vectors, then the other diagonal represents, other diagonal represents difference of two vectors, difference of two vectors। ये बनाना आपको, यहाँ ये डायग्राम बनाओ जो भी बना रहा हूं। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो इसमें जो है ये डायगोनल जो है, ये इसको लिख दो, ये डायगोनल बना के लिखोगे कि दिस विल बी योर a प्लस b विच इज टेकन फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट। यही था पैरेललोग्राम लो, जो सेम कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है वो रिजल्टेंट होता है a प्लस बी, मतलब सम किया जा रहा है उनका, तो वो तो आएगा d1 जो है।
तो डायगोनल 1 जो है इसको लिखोगे, अगर ये D1 वेक्टर लिख रहे हो इसको डायगोनल 1, तो ये तो आएगा A प्लस B वेक्टर। इसको तो आप ऐसा लिखो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और जो सेकंड डायगोनल आएगा A माइनस बी, किधर था देखो, A माइनस बी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर ही आएगी, ध्यान से देखना। अगर A माइनस बी लिख रहे हो तो इधर लिखना, A की तरफ लिखना एरो, और B माइनस ए लिखना है तो B की तरफ एरो। तो ये जो D2 है जिसमें एरो A की तरफ जा रहा है, ये जो D2 है सेकंड डायगोनल, ये कितना होगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान से ऐसा देख लो, ठीक है, समझ आया। और B माइनस ए होता तो किधर आता, B की तरफ। ये एरो भी चेंज मत कर देना। और ये क्यों आया है, मैंने वही दिखाने के लिए साइड में ये डायग्राम बनाया था, क्योंकि देखो A माइनस बी की पैरेलल शिफ्टिंग से आप इस डायगोनल पे पहुंच पा जाओ, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है क्योंकि वो वेक्टर चेंज नहीं कर रहा, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में। ठीक है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। इसको क्या कर दो यहाँ पे, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो यहाँ पे। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, याद रहेंगे तो बाद में देख सकते हो, देखना चाहो। बट पहला पॉइंट ये है, तो मैंने लिखवा दिया। अब ये लिख लो, अच्छा क्वेश्चन लिखो, ये लिखो, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये वाला क्वेश्चन करो। नाइन्टी डिग्री समझ खुद ही आ गया ना, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ठीक है, बहुत पहले टाइम में आया हुआ, अभी ऐसे नहीं आते हैं कि इतने आसान आए फिर डायरेक्टली दिखने लगे, बट ये क्वेश्चन आ गया है। स्कूल में ऐसा नहीं करोगे 90 लिख देना कि विराज सर ने बोला था, वो भी फिर बोल देंगे कि उन्हीं से चेक करा लेना, ठीक है। ये स्कूल में नहीं करके आ सकते हो, स्कूल के लिए क्या करोगे, कौन सा, यहां तो आपको दिख गया कि इनके मोड कब इक्वल हो सकते हैं, जब एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ये आपको खुद भी पता चल जाएगा, दोनों, ये एक डायगोनल का मोड है, दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल कब इक्वल होते हैं, जब वो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। और रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो साइड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो वैसा भी समझ सकते हो, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके दिमाग में जा रहा है वो, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली करना है कि मैथ से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप ये बोलोगे कि इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसका आंसर है ये 5th का, तो आप बोलोगे कि इसका जो ये वाला मोड है इसको क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिख लो ये अपनी कॉपी में, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, यहाँ वेक्टर लिखा नहीं होता क्योंकि बोल्ड में लिखे होते हैं, एंड ए माइनस बी वेक्टर का मोड सेम है। तो यहाँ पे लिखोगे कि ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उधर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी कब इक्वल होंगी, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि 2ab cos थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा होना चाहिए, यानी कि 4ab
कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, ये क्वांटिटी 0 तीन कंडीशन में हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड ए ही 0, या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0, या फिर थीटा कितना हो 90 डिग्री। ये तीन कंडीशन में ये 0 हो सकता है। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होने हैं तो या तो ए वेक्टर हो ही ना, तो क्या बोलोगे, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का मोड, वो तो होता ही है, पता ही है। बी 0 है तो क्या बोलोगे, वहां 0 पुट करो बी को, तब बोलोगे ए वेक्टर का मोड इक्वल टू ए वेक्टर का मोड। उसमें भी कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड केस क्या हो सकता है उसके अलावा, अगर एंगल पूछा है, दोनों अगर नल वेक्टर नहीं है, तो आपका कंडीशन इस तरीके से ऑप्शन भी आ सकते हैं। फॉर व्हाट कंडीशन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, मल्टीपल चॉइस में देगा तो बोलेगा ए मैग्नीट्यूड 0, बी मैग्नीट्यूड 0, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ऑल ऑफ दीज। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 4 करो। थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ रही है चीजों को देखे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, क्या क्या चल रहा है, किसको पॉजिटिव नेगेटिव करना है। फोर ये वाला पढ़ो। टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, बी यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड ए माइनस बी if the angle between two vector is, 4 पार्ट है, हाँ ई भी है, तो पहले खुद ही बताते रहो। अगर 0 हुआ तो दो वेक्टर है ए बी, उन दोनों के बीच एंगल 0 है, तो मैग्नीट्यूड क्या करना है, माइनस करना है। तो बेसिकली माइनस भी अपोजिट साइड होगा, तो माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 डायरेक्ट 2 हो जाएगा। 180 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री, देखो पहले से ही वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं कि पहले से ही अपोजिट है, ए इधर है बी इधर है, माइनस बी किधर हो गया, इसकी साइड। अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाएंगे। तो पहले पार्ट के लिए क्या आंसर आएगा, 2, दूसरे के लिए 14, थर्ड के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ 60, फोर्थ के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ 120, फिफ्थ के लिए बता सकते हो डायरेक्टली 10, 100 का रूट 10 आ जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड कैसे माइनस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं है, वो तो रूट लगा हुआ है ना पहले से। हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। थर्ड वाला पढ़ो, सेम का। अब क्या है, माइनस नहीं पूछा है तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा पुट कर दे रहे हो डायरेक्टली। इसका आंसर कहां से आएंगे सारे के सारे, ऊपर वाला पढ़ो फर्स्ट। व्हाट इज एंगल बिटवीन 2a वेक्टर एंड 4a, एंगल 0 डिग्री ना, क्योंकि क्या किया आपने, 2a को 4a बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2 से कुछ नहीं है ना, नेगेटिव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो लेंथ कितनी होगी, अगर देखो इधर है सिंपल, यहां देख लो, अगर ये 2a है ठीक है, तो 4a कैसा बनेगा, इसका डबल, ये हो जाएगा 4a, तो एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री पहले का। तो सेकेंड वाले में देखो, व्हाट इज एंगल बिटवीन 3a एंड माइनस 5a, 180 डिग्री। तो इनके बीच ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फाइंड करना पड़े। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, 3:5। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपके पास, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, ये एकदम एलिमेंट्री चीजें जो रखी हुई है, ताकि ये नहीं समझ आ रही तो आगे तो पढ़ने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे दिमाग में चलता रहेगी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। आगे चलता हूँ, ये मैं भेज दूंगा आपको अभी जैसे क्लास खत्म होती है, इसी के साथ साथ भेज दूंगा।
और सेकंड में ये लिख लो नोट में जो लिख रहे थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मोड होता है और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो मोड होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि ए प्लस बी किधर बनेगा, ए प्लस बी जिधर, सॉरी ए माइनस बी जिधर भी बने, बी माइनस ए उसका इक्वल एंड अपोजिट बनने वाला है। ये है, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, ये डायग्राम छोटा सा बना लो, नेगेटिव वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये हमारी प्रॉपर्टी है। नेगेटिव वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। लिख लो इसको जल्दी से, ये वाला प्रॉपर्टी। थर्ड लिखो, अरे लिखते रहो, छोटे छोटे पॉइंट्स है तो कुछ नहीं है। रेक्टेंगल जो है प्लेनर बॉडी है कि 3D बॉडी है, 2D बॉडी है ना, एक प्लेन में बनता है कोई भी, जैसे एक रेक्टेंगल है, ये है, ये फ्लैप है लैपटॉप का, तब बोले ये प्लेनर है। तो अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, इसी के प्लेन में है, तो ए प्लस बी भी कहाँ आएगा, और ए माइनस बी भी इसी के प्लेन में आएगा। तो ये भी याद रखो, थर्ड पॉइंट लिखो, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर, उन दोनों का सम और ए प्लस बी का होल वेक्टर कैसे करोगे, फिर तो आप ये कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ये डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो बेसिकली या तो इनको मैग्नीट्यूड बोल दो, ऐसा कोई डायग्राम नहीं होता है। हाँ, या तो आप बोलो कि 5 + 3 का होल वेक्टर, तो ये तो आप सोच रहे हो कि 8 को सर ऐसा लिख दो अंदर ही 5 + 3, ऐसा नहीं लिख तो सकते हो, क्या दिक्कत है, बट आप बोल रहे हो कि मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। पर ये अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर 8 वेक्टर है तो उसको ऐसा लिख दें 5 + 3 वेक्टर, और फिर ऐसा लिख दें कि 5 वेक्टर + 3 वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए जो इनका सब्ट्रैक्शन है, मतलब सम और डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर lies in the plane formed by the parallelogram of A and B। ठीक है, मतलब जो एक दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। तो ए और बी का जो प्लेन बनेगा वही उसी पैरेललोग्राम का प्लेन होगा, उसी प्लेन में ए प्लस बी और ए माइनस बी उसी में लाई करेंगे। अगर मैं बोलूं 7a + 4b, वो भी कहाँ लाई करेगा, देखो ए अगर इधर है तो 7a कहाँ होगा, इसी में ही होगा 7a, वही डायरेक्शन। बी अगर इधर है तो 4b कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में, बस 4 टाइम कर दो। तो इनका ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये तो पैरेलल प्लेन ही है, ऊपर नीचे थोड़ी ना हो गया कि एंगल बदल गया। जो वेक्टर है वहीं पे ही है, वेक्टर क्या हो गया, लेंथ बस उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि वो दो उसी प्लेन में लाई करते हैं, a + b, a - b, और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब λ1 a वेक्टर प्लस λ2 b वेक्टर, a और b का जो कोप्लेन होगा, एक कोप्लेनर जो कोप्लेन बनेगा उन दोनों वेक्टर को कंटेन करते हुए,
वो सारे के सारे उनके कोई भी कॉम्बिनेशन उसी सम और डिफरेंस हो, कुछ भी हो, उसी प्लेन में लाई करने वाले, दो वेक्टर के लिए ये वैलिड है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, अगर इस तरीके से वेक्टर को बनाऊं, देखना, अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, टेकन इन सेम ऑर्डर, और तीसरा वेक्टर भी ऐसा बना दूं जो कि इसी ऑर्डर में हो। तीसरा वेक्टर मैंने यहां से बना दिया इस साइड, यहां पे, ठीक है, और ये हो गया मेरा सी वेक्टर। अब अगर मैं ये बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना होगा? 0। 0 होगा। क्यों, समझ आया? रिजल्टेंट कितना आएगा? ए प्लस बी, वो सी के क्या है? अपोजिट है, और ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा बात था कि ये अगर यहाँ पे बस ये लिख लेना, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर में लिए जाए वेक्टर तो उनका सम क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ये ध्यान रखना। ए प्लस बी प्लस सी, जिसको एक्सप्लेनेशन देखना वो ये देख लो। हाँ, सब भी मैं अभी पॉलीगन पे ही जा रहा हूँ, उसके आगे ही बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और। हाँ, 0 वेक्टर लिख दो, नल वेक्टर आएगा बेसिकली, सम जो है एक 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर। एक्सप्लेनेशन तो समझ आएगा? क्योंकि सी वेक्टर को क्या लिखोगे आप? इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो इसको इधर ले आओ, बस माइनस ए माइनस बी, तो इन दोनों को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन। अगर लिखना चाहते हो, सी वेक्टर जो है दिख रहा है आपको एक्सप्लेनेशन में छोटा सा। फिफ्थ लिखो, सेम इज ऑल्सो वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर। ये जो है, ये जो चीज है ना, अगर 10 वेक्टर हो, 11 वेक्टर हो, ऐसा हो, ऐसा है, ठीक है, मतलब यहां से चले, बहुत सारे वेक्टर हैं जो कि किस में हो? सेम ऑर्डर में हो। ये है सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, और सारे किस में है? सेम ऑर्डर। तो इन सबका सम क्या होगा? उल्टा कर दें तो क्या आएगा बताओ? नहीं, फिर नहीं, फिर थोड़ा सा बच जाएगा ना, फिर सम 0 नहीं आएगा। ये जो है ना, ये जो चीज है, ये मिलनी चाहिए यहाँ पे आके, ये कह रहा हूँ, क्लोज लूप बना रहे हैं, सेम। हाँ, पूरा। नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग तो कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग के बाद भी क्लोज यहाँ बन जाएगा ना, उसको वापस भी तो ला सकते हो। नहीं, उनको अगर इस तरीके से ज्वाइन किया जाए कि फर्स्ट का जो हेड है वो सेकंड के टेल पे लाई करे, दूर दूर हो सकते हैं वेक्टर, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा आसपास ही लगेंगे। जैसे एक फोर्स यहाँ लग रही है, कि यहाँ लग रही है, बट मैं उनको इस तरीके से रखूं, फिर तीसरी फोर्स को रखूं, चौथी को रखूं, अगर सारा ऐसा बन गया लूप,
और सेम ऑर्डर में रहे वो सारे वेक्टर, तब लूप बने, तो सबका रिजल्टेंट कितना आने वाला, मतलब नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रही होगी, 0 लग रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ये सारे के सारे क्या देंगे। कंडीशन क्या है, ये ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, ये किस में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की कंडीशन है यहाँ पे, अदरवाइज नहीं होगी। अब मैं आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता सकता हूँ कि दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करोगे। एक ट्रायंगल लो था, वो तो 2 वेक्टर को ऐड करना है, अगर 4 को ऐड करना है तब कैसे करेंगे, 5 को ऐड करना है कैसे करेंगे। ठीक है, और इसका प्रूफ जो है, इसका जो प्रूफ है, ये जो लिखा है ना कि 0 कैसे लिख दिया सर, ऊपर तो 2 के लिए तो दिया था, इसके लिए भी आ जाएगा। तो पॉलीगन लॉ साइड में पढ़ लो, लिख लो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, आते रहेंगे तो फिर से नोट लिखवा के 1 से शुरू कर देंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो बहुत सिंपल सा लॉ है। ये कह रहा है कि किसके लिए करना है ये, कभी देखो, कभी यूज नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी यूज नहीं होता। ठीक है, ये बस एक स्टेटमेंट है जो लिखवा दी जाती है, यूज होता रहता है बट डायरेक्टली आप दो को करके ऐड करते हो हमेशा, नंबर 2 को ऐड किया फिर अगले को, और वही इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, when multiple vectors are to be added। ठीक है, और उनका क्या देखना हो, हमें कंबाइंड इफेक्ट, उनका रिजल्टेंट ढूंढना हो। when more than 2 vectors are acting at a point and we need to find the resultant, then we will go with polygon law of vector addition। इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, पॉलीगन बनेगा, एक मल्टीपल साइड्स होंगी। नल वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता है वो, क्योंकि इस साइड भी वेक्टर, हाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्डकोर पूछेगा नहीं, बट 0 अगर इस साइड वेक्टर और उस साइड स्केलर क्वांटिटी है तो आप 0 को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए उसका नोटेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो इसकी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। when multiple vectors acting at a point, when multiple vectors acting at a point are represented by arrowhead taken in same order, are represented by arrowheads taken in same order, then resultant of all these is obtained by joining tail of first and head of last। tail of first and head of last, नहीं टेल फर्स्ट का है, हेड लास्ट का है, रिजल्टेंट आएगा। देखो क्या कर रहे हैं, देखो बहुत सारे, सपोज ये वेक्टर थे, ये कहीं और था, ये कहीं और था, ये कहीं और था, हमें ये फर्क, ये 4 वेक्टर है, इनको ऐड करना है आपको। तो मैंने क्या कहा, इनको इस तरीके से अरेंज करो कि द फर्स्ट कहाँ कैसे जो सेम ऑर्डर में रहे, और एरो हेड से रिप्रेजेंट करके आप इस तरीके से इनको सेम ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब इनका रिजल्टेंट कौन बताएगा, इनका जो रिजल्टेंट बताएगा आपको, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि फर्स्ट के टेल से
स्टार्ट होगा और लास्ट के टेल पे, सॉरी लास्ट के हेड पे एंड होगा। दिस विल बी योर आर वेक्टर। हाँ, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यही तो बोला, फर्स्ट के टेल, या फिर वहां पे टेकन इन अपोजिट ऑर्डर भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। आपको अपना स्टेटमेंट बनाना, कोई आपसे एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं होता कि वही है, इस चीज को इंग्लिश में लिखना है। When multiple vector acting at a point are represented by arrowhead which are taken in same order, then the resultant is obtained by a vector which is taken in opposite order joining the tail of first and head of last। ठीक है, ये R वेक्टर क्या आ गया, ये आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ये डायग्राम बना लीजिए वहां। और प्रूफ भी बहुत आसान है। आप मुझे ये बताओ, ये वेक्टर कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी में ये कितना आएगा, फिर तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। फिर आगे ये कितना आएगा, इतना ही सिंपल है। ट्रायंगल लॉ को मल्टीपल टाइम अप्लाई करते रहो तो आप यू विल गेट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इतना ही सिंपल है। और जो ऊपर वाला लॉ है, अगर उसके उल्टा कर दूं, आर को क्या कर दूं, माइनस आर कर दूं, तो यहां आ जाएंगे। ये देखो, ये अगर एफ को मैं लिख दूं यहां पे, ये अगर ये आर होता और आर को लिख दिया माइनस एफ, इसको माइनस एफ होता तो इधर आता, यहां पे आता माइनस एफ, और इसको लिख दिया आर, तो यही बन गया आर, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका ऐड करके आ जाएगा। वही सेम चीज है, कुछ ऐसा आप कुछ अद्भुत नहीं करे करा उतना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब स्कूल में कभी स्टेटमेंट आ जाती है कि व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसका इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, बस उसको इंग्लिश में लिख देना और ये डायग्राम बना देना। ठीक है, एक एक दो दो नंबर में आते हैं ये, ऐसा बहुत बड़े लो नहीं है। और हमको डायरेक्टली इस फॉर्म में कुछ कोई कोई रेयर क्वेश्चन होता है यूज होते हैं, अदरवाइज हमारा काम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं से चल जाता है। अगला टॉपिक है ये, अगर ये बना लिया डायग्राम आपने, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट भी बोल देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये कैसे लेते हैं कंपोनेंट या रिजोल्व कैसे करते हैं वेक्टर को। अभी हम दो वेक्टर को ऐड करके क्या कर रहे थे, रिजल्टेंट, और जैसे ही रिजल्टेंट आ रहा था हम ओरिजिनल वेक्टर को भूल जा रहे थे। क्या हो रहा था, कभी जैसे रिजल्टेंट निकालने को बोल रहे हैं ना, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट उसके अंदर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5, इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर भी 5 न्यूटन, तो आप क्या लिख दे रहे हो, इन दोनों को छटा के एक 10 न्यूटन लिख दे रहे हो। तो इन जो ओरिजिनल वेक्टर को जो भूल जा रहे हो, इसमें उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो आपको रिजल्टेंट मिल गया, इन दोनों को ऐड किया सपोज, तो इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिल जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से, तो इधर मिल गया आपको रिजल्टेंट। बट सपोज आपको यही पता है, मैं पूछूं इसका इधर कितना इफेक्ट हो रहा है, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको इसका इन दोनों का इफेक्ट ऐड करके यहां पता चल गया, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं कि इसका रिजोल्व करके बताओ। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये फोर्स इधर लग रही है, मैंने फोर्स इस दीवार पे ऐसे लगाई, मैं पूछ रहा हूँ दीवार के पैरेलल कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, और दीवार के परपेंडिकुलर कितना लगा रहा हूं। तो उल्टा क्वेश्चन कर दिया कि आप एक वेक्टर को रिजोल्व भी कर सकते हो मल्टीपल उसके कंपोनेंट में, उनको रिजोल्व करना बोलते हैं, वेक्टर का रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। पहले मैं इसको एक जनरल आपको कार्टेशियन सिस्टम पे दिखाता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज ये कोई भी वेक्टर है आपका आर, ठीक है,
आर वेक्टर है तो ये कुछ एंगल किसके साथ बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ, और इधर भी कुछ बना रहा होगा बीटा, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, और बीटा भी हमें पता है कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। आपको अगर इसका रिजोल्व करना, रिजोल्व करने का बोल रहा हूं कि मुझे इसका एक कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। बेसिकली हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो इधर हो, इसको, और इतनी लेंथ हो ताकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे आ जाए। ठीक है, सपोज इसको आप बोल दो ये है R1 वेक्टर। फिर देखो इधर से देखो, तो आप दूसरे वाली लेंथ को क्या बोल सकते हो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका R2 वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर होगा। R1 अगर मैं कोस अल्फा लिखूं, कोस अल्फा क्या होगा, आप लिखोगे R1 बाय R मोड में। तो देखो बेस और परपेंडिकुलर, बेस कौन सी लेंथ है, बेस लेंथ आपकी ये होगी और परपेंडिकुलर लेंथ ये होगी। तो बेस और परपेंडिकुलर का क्या लेना है, रेशियो लेना है। R1 वेक्टर अगर वो है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है। तो क्या आएगा, आप R1 बाय R लिख सकते हो। तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा फिर, R cos अल्फा R1, R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा आपका R साइन अल्फा, क्योंकि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, R साइन अल्फा होगी, ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, R कोस अल्फा होगी। डायरेक्शन भी दोनों की पता चल गई। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को अगर अब उल्टा करो, आप एक वेक्टर इधर है, बस देख लो इसको ताकि समझ आ जाए, लिखना मत अभी कुछ। एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड है R cos अल्फा, एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है जिसका मैग्नीट्यूड है R sin अल्फा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, क्या आएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वो तो आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा बस ये R cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस रूट के अंदर R स्क्वायर बचेगा, R बाहर आकर के, तो बेसिकली उतना ही इफेक्ट दे रहा है। तो इसको इन दोनों को ऐड करने पे हमें ये वाला इफेक्ट मिल रहा है जो, और डायरेक्शन भी वही आएगी, पैरेलल आएगा क्योंकि यही तो बनेगा वो। तो इस अब उल्टा समझने की कोशिश करो, हुआ क्या इस प्रोसेस में। अगर मुझे कोई गिवन वेक्टर पता हो, जो कि गिवन वेक्टर मुझे इस केस में ये वाला था, ठीक है, तो अगर मुझे ये गिवन वेक्टर नोन है तो मैं उसके को कंपोनेंट में रिजोल्व भी कर सकता हूँ, मैं उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख सकता हूँ। जैसे मुझे उसका इफेक्ट चाहिए एक्स एक्सिस में, तो मैं क्या बोलूंगा, R cos अल्फा का इफेक्ट है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन कौन सी है एक्स एक्सिस, आई कैप लिख सकते हो। अगर मुझे उसका इफेक्ट चाहिए वाई एक्सिस में, R साइन अल्फा, और हाँ दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा इफेक्ट R साइन अल्फा, और आपको वो भी पता होगा, डायरेक्शन भी पता होगी। तो R वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, R वेक्टर जो है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो x डायरेक्शन में है, R cos अल्फा आई कैप प्लस R साइन अल्फा जे कैप, इसके लिए तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है। या इसको अगर cos अल्फा नहीं लिखूं तो इसको cos बीटा भी लिख सकता हूँ, साइन अल्फा को क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बीटा क्या है 90 माइनस अल्फा है, तो आप उस फॉर्म में भी जा सकते हो। तो इससे ये पता चला कि देखो सिंपल, अगर लेमन टर्म में अगर एक बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा कि आपको कोई वेक्टर गिवन है, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर गिवन है,
आपको क्या निकालना है इसका, इस डायरेक्शन में, तो जिस भी डायरेक्शन में निकालना है आपको उसका कंपोनेंट, तो अब वहां से क्या करो, उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो जितना ये लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर कोस अल्फा, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जिस भी डायरेक्शन में चाहिए, जिसका इफेक्ट जिस भी डायरेक्शन में चाहिए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा पैरेलल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट जी, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में चाहिए था। और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो आएगा साइन थीटा के साथ। ठीक है, इन जनरल भी बता दूंगा, अभी आप ये लिख के छोड़ दीजिए यहाँ पे, कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे और वेक्टर प्रोडक्ट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख के छोड़िए, फिर मैं इंग्लिश इसका लिखवा दूंगा, यहाँ डायग्राम बना के छोड़ दीजिए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये डायग्राम बना लो, वो दोनों लिख लो, वो कहां से आया, ठीक है, और ये कहां से आया था ये भी लिख लेना, क्योंकि साइन अल्फा को क्या लिखोगे आप, R2/R आ जाएगा। ये तो मैंने कार्टेशियन प्लेन में बताया, इसको किसी भी जनरल सेंस में बता सकते हो कि सर जरूरी थोड़ी ना हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस गिवन हो। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये है, ये मैंने फोर्स इधर लगाई, मैं पूछ रहा हूँ मेरी फोर्स पे कितना कितना इफेक्ट जो है पैरेलल हो रहा है इस दीवार पे। जैसे ये है ना, ये ब्लॉक है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, और इसका, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो कुछ मतलब मेरी फोर्स एक्स के लॉन्ग और कुछ वाई के लॉन्ग, तो उल्टा रिजोल्व भी कर सकते हो वेक्टर को। आगे क्या ये चला गया वो, एक मिनट, अभी आ रहा हूँ। ये ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।